हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर है रेनिका मैम कक्षा 5वीं की प्रीवियस अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 2 खेलों की दुनिया की मज़ेदार वीडियो के साथ। देन लेट अस स्टार्ट। तो आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं पाठ 2। तो पाठ को शुरू करने से पहले देखते हैं कि आपको पाठ से संबंधित कितना ज्ञान है, यानी पूर्व ज्ञान। खेल सभी को पसंद है, आपको भी, हमें भी बचपन में खेल काफ़ी अच्छे लगते थे। सभी बचपन में कोई ना कोई खेल खेलते हैं। कुछ खेल हम घर के अंदर खेलते हैं, कुछ हम घर के बाहर खेलते हैं। घर के अंदर जैसे लूडो, सांप सीढ़ी इत्यादि। इसी तरह से कुछ खेल बाहर खेले जाते हैं, ग्राउंड में खेले जाते हैं, खुली जगह में, जैसे खो खो, पकड़म पकड़ाई, गिल्ली डंडा, लुक्का छिपी इत्यादि। इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि अनेक खेल कैसे कैसे खेले जाते हैं। आज का पाठ उसी पर आधारित है। मुझे लगता है कि आज सभी बच्चे इस पाठ में बहुत एंजॉय करने वाले। क्यों? क्योंकि उनकी पसंद का पाठ है, खेलों से संबंधित। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ की रीडिंग। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और रितु के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियाँ जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और रितु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और रितु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। तो अध्यापिका बच्चों को समझा रही है कि खेल में बच्चे कितने आगे निकले हुए। ये 3 लड़कियां ऐसी हैं जो खेल में पूरे जोश से अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन कर रही हैं, जो आप भी कर सकते हैं। तो पहले हम ये भी जानते हैं कि यह खेल की शुरुआत कहाँ से हुई। जूडो नामक खेल डॉक्टर कानोजिगारो ने 1882 में जापान में शुरू किया था। यह जापान की मार्शल आर्ट की एक विद्या है, यानी इस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? जापान से। और कानोजिगारो इसको शुरू करने वाला था, जिसने इस खेल की शुरुआत की थी। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? जापान से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। यानी अध्यापिका ने उन बच्चियों को जो कोच ये खेल सिखा रहा है उससे उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की, उनसे जानकारी ली। वो जानकारी आपको देने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले अध्यापिका, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती, मुझे यह अच्छा लगता है, मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। आरती ने बताया मैम को कि मेरी बड़ी बहन है, वो भी यही खेल खेलती थी, इसलिए मुझे भी अच्छा लगने लगा। दूसरी लड़की गीता, हमारे सर ने बताया है कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। यानी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे हम अपना बचाव खुद कर लेते हैं। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, हम कहीं अकेले जा रहे हैं और कोई ऐसी घटना हो, तो इस खेल के द्वारा हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तीसरी लड़की रितु, अब वो क्या कहती है? चलिए, इससे
हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है, यानी हम शक्तिशाली स्ट्रोंग बनते हैं और शरीर में फुर्ती रहती है। अध्यापिका, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? अब उनकी टीचर पूछती है कि आपको किसने प्रोत्साहित किया? अब देखिए आरती क्या कहती है, मेरे मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की, यानी मुझे कभी नहीं रोका। लड़की होते हुए मैं बाहर जाकर तैयारी करती हूँ, खेलती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई। अब गीता व रितु, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। दोनों वो भी यही कहती हैं, गीता और रितु, कि हमारे मम्मी पापा ने भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए। अध्यापिका, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? फिर से अध्यापिका पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई लड़की हो, बाहर जाती हो, इस तरह से? तो अब तीनों लड़कियां आरती, गीता व रितु क्या कहती हैं? नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए। तो देखो इस लाइन से, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए, यानी वो इतनी शक्तिशाली, इतनी मजबूत बन गई हैं, उन्हें बाहर निकलने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। अब कोच क्या कहता है हंसते हुए? जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। कोच कौन होता है बेटा? जो खेल सिखाता है। अध्यापिका पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाती है, लेकिन कोच ग्राउंड पर जब बच्चों को तैयारी कराता है उसको क्या बोलते हैं? कौन होता है वो? कोच। तो उसने क्या बताया कि ये दोनों खेल, जूडो और मार्शल आर्ट, ऐसे खेल हैं जिससे बच्चे के अंदर खुद आत्मविश्वास इतना हो जाता है कि उसे डर नहीं लगता और वो अपनी आगे ऊंचाई को छूते हुए निकल जाता है, वो फिर मुश्किलों से डरता नहीं। अब देखिए अध्यापिका, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? अब फिर से टीचर पूछ रही है कि ट्रेनिंग कैसे दी। ये बात उसने किससे पूछी? कोच से। तो अब देखिए उनका कोच, उनका टीचर, खेल वाले बच्चों का टीचर कोच क्या कहता है? किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। उचित आहार मतलब पौष्टिक आहार, अच्छा खाना पीना, दूध, दही, इस तरह का जो पौष्टिक आहार होता है वो। दूसरा, नियमित अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। ये नहीं कि हमने खेल खेलना शुरू कर दिया, 3 दिन हम अभ्यास के लिए गए, 2 दिन की छुट्टी कर ली, आज नहीं जाते, इस तरह से नहीं। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं बच्चों की एक दिन भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ, योग अभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। बच्चे जब अपनी खेल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उससे पहले बेटा शरीर को में ऊर्जा पैदा करने के लिए ये सभी करवाते हैं, जैसे दौड़ लगवाना, जॉगिंग करवाना, योग करवाना। जैसे हम भी कई बार प्रेयर में ठंड ज़्यादा होती है तो कहते हैं ना कि चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, हमें ठंड नहीं लगेगी और एनर्जी आएगी। तो उसी तरह कोच भी अपने बच्चों को खेल की शुरुआत से पहले इस तरह की कुछ एक्सरसाइज करवाता है। अब फिर अध्यापिका, सर आप कौन कौन से आसन कराते हैं? पूछती है अध्यापिका उससे, कोच से, कि आप कौन से आसन कराते? कोच बताता है भुजंग आसन, ध्रुव आसन, ताड़ आसन आदि कराता हूँ। तो बेटा आपको चित्र दिख रहे हैं, भुजंग आसन कैसे किया जाता है, ध्रुव आसन का सही करने का सही तरीका क्या है और ताड़ आसन कैसे किया जाता है। ये आपको तीनों पिक्चर देखने से, चित्र देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब चलिए आगे, सोचो और लिखो। 2 प्रश्न दिए गए हैं बेटा इसमें,
हमने सोचना है उनके बारे में खुद और लिखना है। पहला प्रश्न, क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम और योग अभ्यास करते हो? यदि हाँ, तो कौन कौन से? हाँ, मैं व्यायाम करता हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह 2 किलोमीटर तक भागता हूँ, प्राणायाम करता हूँ तथा कुछ योग आसनों का अभ्यास करता हूँ। योग आसन में आप जैसे आपकी मर्जी से कोई भी आसन, कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी इसमें कुछ लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, योग अभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? हमने ऊपर भी पढ़ा बेटा कि योग से क्या क्या होता है। जैसे उत्तर में हम लिख सकते हैं, योग अभ्यास से मैं स्वस्थ रहता हूँ तथा मेरे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इस तरह से ये 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बताओ, नीचे दिए गए हैं कुछ प्रश्न, अब बताओ, मतलब आपको इनका उत्तर स्वयं सोच के भी देना है, क्योंकि आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो ये सभी बेटा सबको अपनी मर्जी का खेल पसंद होता है। जैसे कोई बच्चा खो खो खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई रेस लगाता है। अब तो इसमें आप अपनी पसंद का कोई खेल का नाम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? मतलब आप जिस खेल को इसमें लिख रहे हैं, ये खेल आपको क्यों पसंद है, इसके लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया? इसमें आप लिख सकते हो अपने मम्मी पापा का, अपने अध्यापक का, या अपने बड़े बहन भाई, या फिर टीवी पे आपने किसी खिलाड़ी को खेलते हुए देखा हो और तब आपको पसंद आ गया हो, तो आप उसका भी नाम इसमें लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ, तो कहाँ से? इसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे आप जूडो सीख रहे हो, बैडमिंटन सीखना है या कबड्डी, तो कहते हैं ना, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। तो खेल सीखने के लिए भी आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। तो स्कूल में जैसे अपने डीपी सर होते हैं, पीटी सर होते हैं, आप उनका भी लिख सकते हो, कोच भी लिख सकते हो। और कहाँ? स्कूल में लिख सकते हो, या फिर आप स्टेडियम में लिख सकते हो जहाँ आप गए खेल सीखने, या आपके गांव में कोई ऐसी जगह बनी हुई हो जहाँ पर खेल सिखाया जाता है, उसके बारे में लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? यानी कोई ग्राउंड, या जैसे कोई स्कूल का ग्राउंड, आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप खेल खेल सके अच्छे से, उस जगह का नाम आप लिखें। अगला क्वेश्चन, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलते हैं? अब कौन कौन से खेल बेटा गांव के बच्चे या अपने फ्रेंड्स सभी खेलने जाते हैं। कोई रेस लगाता है, कोई खो खो खेलता है, कोई जूडो खेलता है। सबके अपनी अपनी पसंद के खेल हैं। जहां आप जा रहे हो वहाँ कौन कौन से खेल खेले उनके बारे में लिखें, और कौन कौन खेलते हैं, जैसे आपके फ्रेंड हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, उनके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर साफ साफ स्वयं लिखें। तो अब चलिए आगे, तरीके आत्म सुरक्षा के। बिना किसी हथियार के आत्म रक्षा करना मार्शल आर्ट है। तो यहाँ बताया बेटा मार्शल आर्ट क्या है। मतलब बिना हथियार, किसी डंडे, तलवार, लाठी, बिना किसी चीज़ के खुद अपने हाथों से अपनी रक्षा करना क्या कहलाता है? मार्शल आर्ट। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग-फू भी मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब कराटे और ताइक्वांडो, कुंग-फू, ये सभी भी मार्शल आर्ट का ही एक हिस्सा हैं। कुंग-फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर। अब 3 खेल बताए बेटा, कुंग-फू, ताइक्वांडो, इनमें क्या है? अगले बंदे पर, जो आपके सामने है, आपका विरोधी है, उस पर आक्रमण, अटैक करो आप, ये सिखाया जाता है। और जूडो में क्या है? जो आप पर आक्रमण कर रहा है, आपका विरोधी है,
उससे आपको बचना है, बचाव करना है, ये तो इन तीनों खेलों में सिखाया जाता है। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंफू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो आप इन पिक्चर में भी देख सकते हैं चित्र में कि कराटे में कैसे पैरों का प्रयोग हो रहा है, ताइक्वांडो में और कुंफू में उंगलियों से प्रयोग होता है। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप हैं, मतलब अपने भारत देश में इसके भी अलग अलग रूप हैं। जैसे आप चित्र देखिए, इसमें दिखाया गया है केरल का कलारी पायटू, दूसरे में महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, तीसरा चित्र है मणिपुर का तंगटा। तो देखिए आप, इसमें अलग अलग तरह से चित्र दिखाए गए हैं, आपको समझ भी आ रहे होंगे। जैसे महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, एक औरत को दिखाया गया है और वो 3 के साथ लड़ रही है कैसे, इसी तरह से आप चित्र देखकर समझ जाएंगे। अब आगे आते हैं, पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। हमने अपने देश के बारे में, भारतीय मार्शल आर्ट के बारे में ऊपर जाना। अब यहाँ हमें दूसरे राज्य, अलग अलग राज्यों में जैसे पंजाब, बंगाल आदि, वहाँ भी मार्शल आर्ट होता है, लेकिन वहाँ अलग अलग तरह से, अलग अलग नाम से होता है। तो चलिए इसमें हम जानते हैं। राज्य का नाम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे तमिलनाडु में मार्शल आर्ट का नाम सिलाम्बस, इसका यहाँ पर क्या नाम है, सिलाम्बस। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसे खेला जाता है। विशेष पोशाक, सांस्कृतिक, वहाँ की जो पोशाक होती, ड्रेस होती है, और उद्देश्य क्या है, स्वयं की रक्षा, यानी अपनी खुद की रक्षा कैसे की जाए। दूसरा आ गया पंजाब, गतका, यहाँ पर इसका नाम क्या है, गतका। ये किस अवसर पर खेला जाता है, मेलों में। जैसे अपने यहाँ भी मेले लगते हैं त्योहारों पर, होली पर, तीज पर, वहाँ अपने यहाँ ज़्यादातर कुश्ती दिखाई जाती है, इनाम भी दिए जाते हैं। उसी तरह पंजाब में यहाँ ये मेलों में खेला जाता है। ये भी एक सांस्कृतिक पोशाक में ही खेला जाता है और ये भी स्वयं की रक्षा के लिए ही होता है। अगला लिखेंगे हम बंगाल में इसका क्या नाम है, लाठी, मतलब मार्शल आर्ट का नाम क्या रखा है इन्होंने, लाठी। यह भी त्योहार और शादियों में ही खेला जाता है। ये एक परंपरा होती है वहाँ पर, सांस्कृतिक विशेष पोशाक वहाँ की, और ये भी वहाँ भी इसी पर्पज से खेला जाता है, रक्षा के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा कैसे की जाए। वाराणसी बिहार, मुष्ठी युद्ध, वहाँ पर इसका नाम क्या है, मुष्ठी युद्ध। ये भी ऐसे ही त्योहार शादियों में, और पोशाक वही सांस्कृतिक, वहाँ पर ये मनोरंजन के रूप में खेला जाता है बेटा, वहाँ पर मनोरंजन किया जाता है इस खेल में। तो आपने देखा अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आँख मिचौली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। तो बेटा इनमें काफ़ी नाम आपने सुने हैं। मेरे को भी अपना बचपन याद आ रहा है, क्योंकि मैंने भी आँख मिचौली, स्टापू, पिट्ठू बहुत खेला। तो आपको भी इन खेलों से पता चल गया होगा, आपने भी खेले होंगे। आगे चलते हैं। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करते थे। आप लोग जानते, देखते होंगे टीवी पे, पहले राजा महाराजा तलवारों से लड़ाई करते थे अपने देश को बचाने के लिए। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था, मतलब युद्ध में जाने से पहले उस समय तलवार चलानी सीखना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक,
में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। तो बेटा इसमें आप जिम्नास्टिक और ये जैसे नट वाले, नट के बारे में भी आपने गांव में देखा होगा, अपने आते हैं नट का खेल आपने ज़रूर देखा होगा और आप चित्र में भी देख के समझ जाएंगे। नट का खेल, ये चित्र दिखाया गया है कि एक रस्सी पर एक लड़का हाथ में बड़ा सा डंडा लेके चल रहा है। इसका संतुलन आप देख सकते हो कि किस तरह से इसने अपने आप को इसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, बिना गिरे, बिना इसका बैलेंस देखो। इसी तरह से जिम्नास्टिक, इसमें भी शरीर की फुर्ती, संतुलन और बहुत एक्टिव रहता है शरीर। तो लास्ट में इस पेज पर बेटा लास्ट में 2 प्रश्न आते हैं, सोचो और लिखो। ये हमने खुद सोचने और खुद लिखने। मैं आपको बताती हूँ फिर भी। जैसे पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ तो तुम्हें उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगे? नट का खेल हम सब ने देखा है बेटा। हाँ, मैंने देखा है। तो इसमें कौन सा करतब उनका अच्छा लगा? इसका जवाब देंगे हम, मुझे उसका एक पतली रस्सी पर चलना तथा एक लोहे के रिंग में से खुद को निकालना अच्छा लगता है। लोहे का रिंग मतलब गोला सर्कल जैसा गोल गोल एक लोहे का सर्कल होता है जिसके अंदर से वो निकलता है, अंदर जाता है, बाहर आता है। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा प्रश्न, इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे? तो बता सकते हो बेटा? आप सभी ने गांव में बहुत देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा बंदर बंदरिया वाला भी आता है, तमाशा दिखाता है। बंदर बंदरिया, बंदर को लेके उस अलग अलग उनकी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। एक आपने सर्कस भी देखा होगा, उसमें भी अलग अलग करतब दिखाए जाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मैंने बंदर बंदरिया का तमाशा देखा और सर्कस देखा। इस तरह से बच्चों हमने आधा पाठ पढ़ लिया है। अगर हम पूरा पाठ पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। और अब आधा पाठ पढ़ लिया है, मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा। इसमें आए हुए प्रश्नों को अपनी ईवीएस की नोटबुक पर साफ साफ लिखें और याद करें। तो बच्चों फिर मिलते हैं जल्दी ही वीडियो के भाग 2 में।